जानते हैं, जिंदगी में सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन अपने सपनों को, अपने पैशन को पहचान कर अपने लिए एक टारगेट बनाना, लक्ष्य बनाना और उन लक्ष्यों को पीछा करना, इस तरह से पीछा करना कि वो सपने साकार हो जाएं, ये कोई कोई ही कर पाता है। पर अच्छी बात यह है कि जब इस तरह से कोई कुछ करता है तो वह हमारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर देता है, और उन उदाहरणों को समझ करके, सीख करके हम भी उन फुटस्टेप्स को फॉलो करके अपने लक्ष्य का पीछा कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो आज की ये बुक समरी, आज की ये स्टोरी कुछ इसी बारे में है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा और मैं हूं एक गिगलर। तो आज की समरी है बिल गेट्स, जिसे गीगल टीम ने अलग अलग बुक से कंपाइल किया है। ये बुक समरी यानी कि ये किताब हमारे समय के सबसे बड़े इनोवेटर और सक्सेसफुल बिजनेस की जिंदगी के बारे में बताती है। इसमें बिल गेट्स की जिंदगी से जुड़ी कई सारी घटनाओं का जिक्र है, और साथ ही हमें इस बुक समरी से यह भी सीखने को मिलता है कि हम अगर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हैं तो यह नामुमकिन नहीं है। अगर आप वो इंसान हैं जो जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो ये बुक समरी बार बार पढ़नी और सुननी चाहिए, क्योंकि ये आपको अपने गोल्स अचीव करने की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए इंस्पायर करेगी। हर इंसान जो अपने सपने और अपना पैशन फॉलो करना चाहता है, उसे ये समरी सिर्फ एक बार नहीं, बार बार पढ़नी चाहिए और दूसरों को भी पढ़ने के लिए एनकरेज करना चाहिए। तो आइए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, बिल गेट्स। अगर आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते तो आपको कैसा लगता? काफी एक्साइटिंग लगता ना? मैं शर्त लगा के ये बात कह सकता हूं कि जो कोई भी ये पढ़ रहा होगा या सुन रहा होगा, उसने अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार ऐसा जरूर सोचा होगा कि काश वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता। ये वो सपना है जो ज्यादातर लोग देखते हैं, पर उनमें से कितने लोगों का यह सपना पूरा होता है? एक ऐसे आदमी को तो हम जानते हैं जिसने अपना अमीर बनने का सपना बहुत ही कम उम्र में पूरा कर लिया था। जी हां, वो और कोई नहीं बल्कि बिल गेट्स हैं, जो दुनिया के उन लोगों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की शुरुआत की थी। उनके अंदर टैलेंट, बिजनेस स्किल और ह्यूमैनिटी का परफेक्ट बैलेंस है। हम सब ने उनका नाम सुना है, हम सब जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ हासिल किया है, लेकिन क्या हम में से हर कोई उनके जीवन के बारे में जानता है? वो क्या थे, कैसे वो इस मुकाम पर पहुंचे? ये शायद हम में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। सपने तो सब देखते हैं, पर सिर्फ कुछ ही लोग उन सपनों को पूरा कर पाते हैं। ये लोग किसी मैजिकल पावर के साथ नहीं जन्मे होते, ये हमारे जैसे ही लोग हैं, लेकिन उनमें कुछ तो खास बात होती है। तो क्या है ये खास बात? वो क्या बातें हैं जो उन्हें औरों से अलग बनाती हैं? दुनिया में ऐसी कोई वजह नहीं है जो आपको वो हासिल करने से रोक सके जिसे पाने का आप सपना देखते हैं। इन रिवॉल्यूशनरी लोगों को देखिए, इनसे हम काफी कुछ सीख सकते हैं। जैसे इन्होंने अपने लिए खुद रास्ता बनाया, वैसे ही हम भी बना सकते हैं। तो आइए उस इंसान की कहानी सुनते हैं जो दुनिया का सबसे अमीर और ऑल टाइम इन्फ्लुएंशियल इंसान माना जाता है, यानी बिल गेट्स। विलियम गेट्स सीनियर और मैरी मैक्सवेल के घर 28 अक्टूबर 1955 के दिन रात 9 बजे के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया विलियम हेनरी गेट्स III। इनकी फैमिली अपर मिडिल क्लास फैमिली थी, जहां सबने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े मुकाम हासिल किए थे। बिल गेट्स एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जो अमीर और बिजनेस माइंड लोगों का परिवार था। ये लोग पॉलिटिकल कनेक्शन तो रखते ही थे, साथ ही कम्युनिटी सर्विस में भी विश्वास रखते थे। बिल गेट्स के पिता एक जाने माने लॉयर थे, जिनकी पहुंच काफी ऊपर तक थी, और उनकी मां एक सम्मानित लोकल टीचर थीं, जो अपनी पूरी जिंदगी लोकल कम्युनिटी सर्विस से जुड़ी रहीं। बिल अपने भाई बहनों में बीच के थे। उनसे बड़े एक भाई
और एक छोटी बहन थी। बिल को बचपन से ही हर सुख सुविधा मिली थी, जो उनके लिए एक स्ट्रांग फाउंडेशन की तरह थी। वो बचपन से ही काफी आजाद और खुले माहौल में पले बड़े थे। घर पर भी उन्हें खूब सारा प्यार, दुलार और अच्छी देखभाल मिली थी। उन्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। बिल की सोशल लाइफ शुरुआत से ही काफी एक्टिव रही थी। वो बचपन में ही कई तरह की एक्टिविटीज करते थे और स्पोर्ट्स में भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया करते थे। कुल मिलाकर बिल का बचपन बेहद खुशहाल था। जैसे जैसे बिल की उम्र बढ़ती गई, उनके शार्प और इंटेलेक्ट माइंड के लक्षण नजर आने लगे। बचपन से ही वो काफी तेज और चालाक लड़के थे और पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहते थे। हालांकि रेगुलर स्कूल सिस्टम उन्हें कभी खास पसंद नहीं आया। उन्हें सिंपल पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं था। वो बड़ी जल्दी बोर हो जाते थे, इसलिए कोई भी चीज उन्हें ज्यादा देर तक बांध कर नहीं रख पाती थी। धीरे धीरे उनका फ्रस्ट्रेशन उनके व्यवहार में भी झलकने लगा था। एक बार बिल जब 12 साल के थे तो उनके पिता गेट सीनियर ने उनके मुंह पर पानी फेंक कर मारा था, क्योंकि बिल अपनी मां से बुरी तरह से झगड़ पड़े थे। तब उनके पेरेंट्स ने उनके इस गुस्से और बदले व्यवहार की जड़ तक पहुंचने की ठानी और उन्हें काउंसलर के पास लेकर गए ताकि वो बिल की समस्या का कोई उचित समाधान निकाल सके। उन्हें पता चला कि बिल एक बेहद टैलेंटेड लड़का है, जिसे अपना टैलेंट बाहर निकालने का मौका नहीं मिल पा रहा। इसलिए उसे एक स्पेशल स्कूल की जरूरत थी जहां उसे सही डायरेक्शन और गाइडेंस मिल सके। और इस तरह 13 साल के बिल गेट्स को सिएटल लेक साइड स्कूल भेज दिया गया, जो खास उनकी तरह के बच्चों के लिए बना था। लेक साइड में काफी मुश्किल स्टडी प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें बाकी स्कूलों के मुकाबले डिफिकल्टी के लेवल काफी ज्यादा थे, और साथ ही यहां बच्चों को पूरी फ्रीडम दी जाती थी ताकि वो अपना टैलेंट एक्सप्लोर कर सकें। लेक साइड स्कूल में बिल गेट्स जैसे और भी लोग थे। यहां आकर बिल को काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहां उन्हें अपने जैसे लोग मिल गए थे जिनके साथ वो इंटरैक्ट कर सकते थे और अपने दिमाग को चैलेंज करने के मौके ढूंढ सकते थे। यह स्कूल बिल की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि यही वो जगह थी जहां उन्हें अपना असली पैशन पता चला और वो उन लोगों से मिले जो आगे चलकर उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट के पार्टनर बने। लेक साइड स्कूल में बिल पॉल एलन से मिले, जो बाद में जाकर माइक्रोसॉफ्ट में उनके बिजनेस पार्टनर बने। इसके अलावा बिल की दोस्ती कई और लोगों के साथ भी हुई, जो फ्यूचर में उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के पहले एम्प्लॉय बने। यही वो जगह थी जहां बिल का पहली बार कंप्यूटर से परिचय हुआ, जो बाद में उनका पहला और आखिरी प्यार बना। उन दिनों कंप्यूटर काफी महंगे हुआ करते थे, इसलिए साइड लेक स्कूल वालों के लिए कंप्यूटर खरीदना बस की बात नहीं थी। हालांकि उन्होंने एक कंपनी से कंप्यूटर टर्मिनल लिंक खरीद लिया था ताकि स्टूडेंट कंप्यूटर सीख सकें। इस तरह से उन्हें असल में कंप्यूटर खरीदना भी नहीं पड़ा और स्टूडेंट्स को कंप्यूटर सीखने का मौका भी मिल गया। यही वो वक्त था जब बिल गेट्स और उनके दोस्तों को पहली बार कंप्यूटर देखने और सीखने का मौका मिला था। बस फिर क्या था, वो लोग रात रात भर बैठकर कंप्यूटर के हर एक पहलू से वाकिफ होने की कोशिश करते। कंप्यूटर का उन्हें ऐसा नशा चढ़ा कि बिल और उनके दोस्तों ने कंप्यूटर पर वो सारे घंटे खर्च कर दिए जो कंपनी ने स्कूल वालों को दिए थे। नतीजा ये हुआ कि कंपनी वालों ने स्कूल को लिंक टर्मिनल देना बंद कर दिया। पर जल्द ही बिल गेट्स को कंप्यूटर सीखने का एक और मौका मिला। 1968 में सिएटल में जब कंप्यूटर सेंटर कॉर्पोरेशन बनाया गया और वहां के ओनर का बेटा लेक साइड स्कूल में पढ़ रहा था, जिसकी वजह से स्कूल को दोबारा लिंक टर्मिनल मिल गया। गेट्स और उनका पूरा गैंग पूरे पैशन के साथ कंप्यूटर सीखने में जुट गए। हालांकि इस वजह से कंप्यूटर सेंटर कॉर्पोरेशन को काफी दिक्कत आने लगी, क्योंकि सिस्टम बार बार क्रैश हो रहा था। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि बिल और उनके इस हैकर गैंग ने कंप्यूटर का सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ डाला था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोग उन फाइल्स में भी छेड़छाड़ करते थे जो स्कूल स्टूडेंट्स के लॉगिन के समय का रिकॉर्ड रखती थी। कंपनी को उनका यह कारनामा जरा भी पसंद नहीं आया और उन्होंने बिल और उनके दोस्तों का कई हफ्तों तक कंप्यूटर सीखना बैन कर दिया। बिल गेट्स की जिंदगी के ये वो सुनहरे दिन थे जब बिल गेट्स और उनके दोस्तों पर कंप्यूटर सीखने का पैशन था, जिसके चक्कर में उनकी क्लास भी मिस हो जाती थी।
और असाइनमेंट भी देर से सबमिट होते थे। ये पूरा ग्रुप प्रोग्रामिंग का दीवाना था और उन्हें अपना पैशन मिल गया था। बिल गेट्स और पॉल एलन अपनी कंप्यूटर स्किल अब असल दुनिया में अप्लाई करने को बेचैन हो रहे थे, जिसके लिए उन्होंने 1968 में द लेक साइड प्रोग्रामर्स ग्रुप बनाया। अपने पहले मौके के लिए उन्हें ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़े। बदकिस्मती से कंप्यूटर सेंटर कॉर्पोरेशन काफी प्रॉब्लम में चल रहा था, क्योंकि उनके साथ ठीक वही चीज हो रही थी जिसकी वजह से उन्होंने लेक साइड प्रोग्रामर्स को बैन किया था। उनका सिस्टम बार बार क्रैश हो जाता था और कंप्यूटर की सिक्योरिटी भी काफी कमजोर थी। कंपनी ने इन स्टूडेंट्स को हायर कर लिया और उन्हें सिस्टम में बग्स का पता लगाने को कहा। बदले में कंपनी ने उन्हें वो एक चीज दी जिसकी बिल और उसके गैंग को बहुत जरूरत थी, यानी अनलिमिटेड कंप्यूटर टाइम। कंप्यूटर सेंटर कॉर्पोरेशन की मदद के बदले में लेक साइड प्रोग्रामर्स के ग्रुप को कंप्यूटर पर अनलिमिटेड टाइम मिला और इसके कारण इस ग्रुप को अपनी स्किल निखारने का जो मौका मिला, उसकी वजह से उन्हें बाद में माइक्रोसॉफ्ट डेवलप करने में काफी मदद मिली। फिर जल्द ही उन्हें एक और मौका मिला और यह मौका उन्हें इंफॉर्मेशन साइंस इंक ने दिया। वो चाहते थे कि लेक साइड प्रोग्रामर्स उनके लिए एक पेरोल प्रोग्राम लिखें। यह पहला ऐसा मौका था जहां इन प्रोग्रामर्स को काम के साथ साथ पैसे भी मिल रहे थे। हालांकि आईएसआई के साथ डील करने के लिए उनकी कंपनी का एक लेजिटिमेट यानी कि मान्यता प्राप्त कंपनी बनना जरूरी था, और तब बिल गेट्स और पॉल एलन ने ट्रॉफो डेटा नाम से अपनी पहली कंपनी खोली और यह कंपनी बिल गेट्स के कॉलेज जाने तक बनी रही। अपने सॉफ्टवेयर के साथ हर कंप्यूटर के लिए उन्हें पैसे मिल रहे थे। इस बिजनेस वेंचर से उन्होंने करीब $20,000 कमाए। लेकसाइड में अपने शुरुआती सालों में ही गेट्स को लेक स्कूल ने एक जॉब ऑफर की, जहां उनके स्कूल के लिए एक शेड्यूलिंग सिस्टम बनाना था। गेट्स और पॉल ने अपने ये शुरुआती साल स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने में गुजारे। अपने सीनियर सालों में भी वो लोग ऐसे मौकों की तलाश में रहते थे जहां उनकी स्किल्स भी इंप्रूव हो सके और साथ में कमाई भी हो जाए। जल्दी ही उन्होंने लेक साइड स्कूल के लिए एक शेड्यूलिंग प्रोग्राम बना लिया। फिर सीनियर सालों में TRW ने उन्हें कांटेक्ट किया, क्योंकि ये कंपनी भी कंप्यूटर सेंटर की तरह ही अपने कंप्यूटर में कुछ इश्यूज फेस कर रही थी। तब पहली बार बिल और पॉल को एक ऑफिशियल जिम्मेदारी मिली कि वो सिस्टम में बग्स ढूंढकर उसे फिक्स करें, और इसीलिए बिल और पॉल को पहली बार खुद की एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोलने का आइडिया आया। लेकसाइड स्कूल में सीनियर साल पूरे करते ही बिल को कॉलेज जाने का मौका मिला। उन्होंने अपने एसएटी में 1590 का स्कोर किया था, जो कि एक परफेक्ट स्कोर माना जाता था। उनकी जिंदगी का एक नया पन्ना खुलने जा रहा था। उन्होंने हार्वर्ड जाने की तैयारी शुरू कर दी। गेट्स को तब तक कोई आइडिया नहीं था कि वो हार्वर्ड जाकर क्या पढ़ेंगे, पर उन्हें अपने जैसे लोगों की कंपनी पसंद थी। अभी उन्होंने कुछ भी तय नहीं किया था कि वो क्या सब्जेक्ट लेंगे, इसलिए उन्होंने प्री लॉ में एडमिशन ले लिया। हार्वर्ड के अपने फर्स्ट ईयर में उन्होंने बेसिक कोर्स लिए थे, सिवाय मैथ्स प्रोग्राम के। उन्होंने एडवांस्ड मैथ्स प्रोग्राम चूज किया, क्योंकि गेट्स मैथ्स में जीनियस थे। जैसा कि जाहिर था, हार्वर्ड में भी बिल की काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रही, पर वो खुश नहीं थे। कहीं ना कहीं उन्हें हमेशा यही महसूस होता था कि जैसे कोई कमी है, जैसे वो कुछ मिस कर रहे हैं। फिर एक दिन उन्होंने हार्वर्ड का कंप्यूटर रूम देखा। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें अपना बरसों का खोया खजाना मिल गया हो। वो अपने सामने दोबारा कंप्यूटर देखकर एकदम पैशनेट हो गए थे। इस दौरान बिल गेट्स और पॉल एलन हमेशा एक दूसरे के टच में रहे और अपने फ्यूचर प्लान्स की बात किया करते थे। दोनों मिलकर एक दिन एक कंपनी खोलना चाहते थे। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में दोनों ने तय किया कि एलन अब उनके ही कहीं आसपास रहेंगे, ताकि दोनों मिलकर अपने फ्यूचर प्लान पर चर्चा कर सकें। पॉल एलन तब वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी कॉलेज ड्रॉप आउट थे। एलन गेट्स के पास बोस्टन चले आए। उन्हें दिनों गर्मियों की बात थी, दोनों को हनीवेल में जॉब मिली। अब एलन ने गेट्स को खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करने के लिए जोर देना शुरू कर दिया था, पर गेट्स को कॉलेज जाना और कॉलेज लाइफ पसंद थी और वो अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्हें अपने जैसे लोगों के साथ वक्त बिताना और पढ़ाई करना पसंद था।
कुल मिलाकर बिल अभी कॉलेज छोड़ने के मूड में नहीं थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जल्दी ही उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। वो एक आम सा दिन था, पर कुछ ऐसा हुआ था जिसने पॉल एलन को बेहद एक्साइटेड कर दिया था। वो सीधा बिल गेट्स के हॉस्टल की तरफ भागे। पॉल के हाथों में एक पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन की एक कॉपी थी, जिसके कवर पर अल्टेयर की फोटो छपी थी। नीचे कैप्शन लिखा था, वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर किट टू राइवल कमर्शियल मॉडल्स। बिल और पॉल के लिए यह खबर बेहद सनसनीखेज थी। दोनों समझ गए थे कि ऐसा मौका बार बार हाथ नहीं आता। उन्हें पता था कि मार्केट में इस तरह के कंप्यूटर्स की बाढ़ आने वाली है, जिनके लिए सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ेगी। यह उनके लिए सुनहरा अवसर था। उन्होंने MITS को, जो कि अल्टेयर 8080 बना रही थी, कॉल किया और बताया कि उनके पास बेसिक नाम से एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो अल्टेयर 8080 पर काम कर सकता है। उनकी बातों से MITS काफी इंटरेस्टेड लगी और दोनों लड़कों को एक मौका देने को तैयार हो गई। दरअसल गेट्स और पॉल ने सफेद झूठ बोला था। उनके पास कोई सॉफ्टवेयर रेडी नहीं था, कोडिंग का एक वर्ड भी नहीं। उनके पास सिर्फ एक मौका था जहां उन्हें खुद को प्रूव करना था। दोनों दिन रात मेहनत करके एक ऐसा बेसिक प्रोग्राम बनाने में जुट गए जिससे वो MITS को प्रेजेंट कर सके। कोडिंग का काम बिल ने संभाला, जबकि पॉल एक सिमुलेशन पर काम कर रहे थे ताकि उनका कोड अल्टेयर पर काम कर सके। अल्टेयर पर काम करना तो दूर, दोनों ने अल्टेयर पहले कभी देखा तक नहीं था। एलन स्कूल कंप्यूटर्स पर काम कर चुके थे। वो आज पहली बार अल्टेयर पर सिमुलेशन चलाने जा रहे थे, जो उन्हें MITS के आगे चलाकर दिखाना था। कोड को तैयार होने में 10 हफ्ते लगे। MITS को प्रेजेंटेशन देने के लिए एलन एयर ट्रेवल करके आए। कई सारी चीजें थी जो गलत हो सकती थी, जैसे कि अगर कोड में फॉल्ट निकला तो, अगर प्रेजेंटेशन फेल हुई तो, अगर सिमुलेशन अल्टेयर के साथ कंपैटिबल नहीं हुई तो। ऐसे कई डर एलन और गेट्स के माइंड में थे, लेकिन उनका यह सॉफ्टवेयर बहुत सक्सेसफुल रहा। हर चीज उनकी प्लानिंग के हिसाब से रही और MITS ने बेसिक सॉफ्टवेयर के राइट्स खरीदने की इच्छा जाहिर की। यही वो पल था जब गेट्स को एहसास हुआ कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। वक्त की अहमियत और दुनिया की जरूरतों को समझते हुए गेट्स ने एलन के नक्शे कदम पर चलते हुए कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ने का फैसला कर लिया और इस तरह माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत हुई। बिल गेट्स ने जब कॉलेज छोड़ने का फैसला लिया तो उनके पेरेंट्स बड़े परेशान हुए। उनकी दिली इच्छा थी कि बिल लॉ की पढ़ाई पूरी करके अपने पिता की तरह एक लॉयर बने, लेकिन बिल के पक्के इरादे देखकर उन्होंने उसे अपने सपने पूरे करने की मंजूरी दे दी। बाद में बिल गेट्स ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि उन्हें कॉलेज लाइफ पसंद थी और वो किसी को भी पढ़ाई बीच में छोड़ने की सलाह नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने ये मजबूरी में किया क्योंकि ये उस वक्त के हिसाब से लिया गया एक बेहतरीन फैसला था। माइक्रोसॉफ्ट को अपना पहला असली ब्रेक तब मिला जब IBM ने उन्हें अपनी मशीन के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए अप्रोच किया। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक छोटी सी कंपनी थी, पर इस ब्रेक के बाद उनके साथ कई बड़ी बड़ी चीजें होना शुरू हो गईं। उन्होंने IBM के लिए MS-DOS डिजाइन किया। यही वो वक्त था जब उनके एक सफल बिजनेसमैन होने की झलक मिलना शुरू हो गई थी। MS-DOS का सारा सॉफ्टवेयर बेचने और उन्हें सॉफ्टवेयर की ओनरशिप देने के बजाय माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हें यह सॉफ्टवेयर यूज करने का लाइसेंस दिया और इस तरह सॉफ्टवेयर की ओनरशिप अपने पास ही रखी। IBM के हर कंप्यूटर की सेल पर माइक्रोसॉफ्ट को अपने सॉफ्टवेयर का कमीशन मिला, जो IBM के कंप्यूटर्स पर इंस्टॉल किया गया था। बिल का यह ब्रिलियंट आइडिया बाद में काफी काम का साबित हुआ। जब 80 के दौर में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक बड़ा उछाल आया, उन्होंने IBM के कॉम्पिटिटर्स को भी MS-DOS यूज करने का लाइसेंस दिया। ये एक ऐसी डील थी जिसने इतनी कम उम्र में ही बिल गेट्स की किस्मत चमका दी थी। माइक्रोसॉफ्ट अभी सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंची ही थी कि एक दुखद घटना घटी। पॉल एलन को होस्किन यानी ब्लड कैंसर की बीमारी हो गई थी। वो बहुत बीमार पड़ गए थे। माइक्रोसॉफ्ट की पूरी जिम्मेदारी अब बिल गेट्स पर थी। अब वो ही कंपनी के इकलौते रिप्रेजेंटेटिव थे, लेकिन कोई भी मुसीबत बिल को अपने सपने पूरा करने से नहीं रोक सकती थी।
वो मेहनत से लगातार अपने काम करते रहे। 1985 में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया। ये वो फाउंडेशन थी जिस पर अगले 20 सालों तक पर्सनल कंप्यूटर चलते रहे। माइक्रोसॉफ्ट के लिए यह बेहद अहम अचीवमेंट था। इसके बाद बिल गेट्स ने डिसाइड किया कि वो माइक्रोसॉफ्ट पब्लिक बनाएंगे। 1986 में अगले साल माइक्रोसॉफ्ट का एक शेयर $21 के करीब पहुंच गया। बिल के पास माइक्रोसॉफ्ट के 45% शेयर थे और बाकी बेचे जा चुके थे। इससे उन्हें पहले $1 मिलियन की कमाई हुई। हालांकि अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने अपने 45% से कमाया। माइक्रोसॉफ्ट का पब्लिक होना काफी सराहा गया। 1986 में बिल गेट्स की नेट वर्थ थी $350 मिलियन और अगले साल सिर्फ 31 साल की उम्र में वो दुनिया के सबसे कम उम्र के बिलियनियर बन गए थे और आने वाले 8 सालों में यानी 39 की उम्र में दुनिया के सबसे अमीर आदमी का टाइटल उनके नाम हो गया था। वो 2000 तक कंपनी के सीईओ के तौर पर बने रहे। हालांकि फिर उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ने का फैसला कर लिया। उनके बाद स्टीव बाल्मेयर सीईओ बने, हार्वर्ड में जो उनके रूममेट थे। बिल चीफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के तौर पर काम करते रहे। हालांकि आने वाले 6 सालों में बिल को एहसास हुआ कि अब कुछ अलग चीजों पर फोकस किया जाए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें सोसाइटी को वो लौटाना चाहिए जो उन्हें मिला था। बिल ने अब सोशल वर्क से जुड़े वेंचर्स पर ज्यादा फोकस करना शुरू किया और इस तरह 2000 में बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की शुरुआत हुई। ठीक उसी वक्त जब बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की पोस्ट छोड़ रहे थे। 2008 के आते आते बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट में फुल टाइम के बजाय पार्ट टाइम इन्वॉल्वमेंट होने लगी थी। वो और उनकी वाइफ लगातार अपने प्रयासों से इस दुनिया को और भी बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे थे। उनकी फाउंडेशन गरीबों, बीमारों और बेसहारा लोगों की मदद के लिए काम करती थी। बिल और मेलिंडा अमेरिका के प्रति अपना फर्ज समझते हुए देश के एजुकेशन सिस्टम की बेहतरी के लिए भी कोशिश कर रहे थे और अपना योगदान दे रहे थे। बिल गेट्स ने अपनी पर्सनल कमाई का काफी बड़ा हिस्सा सोशल वर्क पर खर्च किया है। 2014 में सत्य नडेला को चीफ एग्जीक्यूटिव बनाकर बिल गेट्स ने डिसाइड किया कि अब वो चेयरमैन की पोस्ट और माइक्रोसॉफ्ट में अपना एक्टिव रोल दोनों छोड़ देंगे। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर और टेक्नोलॉजी एडवाइजर के तौर पर उनकी पोजीशन हमेशा बरकरार रहेगी। तब से लेकर आज तक बिल गेट्स अपने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के जरिए समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद करते आ रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट है। आज भी जब दुनिया एक बड़ी महामारी और लॉकडाउन से जूझ रही है, बिल गेट्स की फाउंडेशन दुनिया भर में जरूरतमंदों की मदद के लिए प्रयास कर रही है। बिल गेट्स ने अपने काम से दिखा दिया है कि वो दुनिया के सबसे अमीर ही नहीं बल्कि सबसे दिलदार आदमी भी हैं। वो चाहते तो अपनी सारी कमाई सिर्फ अपने परिवार और अपने लिए रख सकते थे। उन्हें कोई कुछ नहीं बोल सकता था। आखिर वो अपने पैसे का जो चाहे सो करें। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने लोगों का दुख अपना दुख समझते हुए उनकी भलाई का बीड़ा उठाया। उन्होंने न सिर्फ ढेर सारा पैसा कमाया बल्कि गरीबों और समाज के पिछड़े वर्ग को सहारा देकर अपनी जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। तो ये थी दुनिया के सबसे मशहूर और सक्सेसफुल इनोवेटर और टेक्नोलॉजिकल संत की कहानी, जिनके अंदर बिजनेस करने का हुनर भी था। ऐसे इंसान बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जिनके अंदर इतने गुण और इतनी अच्छाइयां हों। लेकिन अगर बात सर्वगुण संपन्न होने की है तो बिल गेट्स इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। वो बेहद बुद्धिमान और मैथ्स के जीनियस थे। उनके अंदर बिजनेस करने की काबिलियत मौजूद थी और साथ ही साथ उनके अंदर अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने का जज्बा भी था। उनके शुरुआत के दिनों के स्ट्रगल, रात रात भर जागकर मेहनत करना विशाल फ्यूचर एम्पायर की नींव रखी थी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि उनके अंदर सही वक्त पर सही फैसला लेने की समझ थी और जहां जरूरत होती वो रिस्क लेने से भी नहीं डरते थे और वो ये भी जानते थे कि कहां अपने कदम पीछे खींचने हैं और कंपनी की भलाई के लिए कभी कभी दूसरों को भी मौका देना चाहिए।
सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सफलता की इन ऊंचाइयों पर पहुंचने के बावजूद वो जमीन से जुड़े रहे और अपनी इंसानियत नहीं भूले। उन्होंने बिना लालच के या बिना किसी निजी स्वार्थ के लोगों की भलाई की, क्योंकि वो जानते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तो इसी के साथ हम पहुंच गए हैं स्टोरी के एंड में, जहां कंक्लूजन